हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्वालिटी इन फैक्ट्स। दोस्तों, आज मैं एमएन रॉय को आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। एमएन रॉय के पॉलिटिकल थॉट को हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एमएन रॉय के बारे में आपको पता ही होगा। इन्हें न्यू ह्यूमैनिटेरियनिज्म या नव मानवतावाद और इंडिया के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, इसके अलावा मैक्सिको के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय इन्हें दिया जाता है। तो इनके बारे में डिटेल में हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी, मानवतावादी तथा विश्व प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांतकार एमएन रॉय का जो जन्म है, ये 6 फरवरी 1886 बंगाल के 24 परगने जिले में हुआ था और उनका मूल नाम नरेंद्र भट्टाचार्य था। अब देखो यहाँ पे ये क्रम में मैंने यहाँ पे लिखा है राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी व मानववादी। एमएन रॉय के जीवन को 3 चरणों के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहले जीवन के पहले चरण में ये कट्टर राष्ट्रवादी थे, दूसरे चरण में ये क्रांतिकारी या मार्क्सवादी बन गए और जीवन के अंतिम चरण में ये मानवतावादी बन गए थे। ठीक है, तो जीवन परिचय में इनका जीवन आपको क्यों याद रखना है, इनका जन्म कब हुआ, वो आपके लिए जरूरी है ताकि आप एनालाइज कर पाए कौन सा थिंकर पहले आया, कौन सा थिंकर बाद में आया। डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो इनका अगर आपसे पूछे नरेंद्र भट्टाचार्य के बारे में तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। 1918 में यूएसएसआर की क्रांति से प्रभावित होकर उन्होंने समाजवाद का अध्ययन किया। अब क्रांति 1917 में हुई है और 1918 से इन्होंने सोशलिज्म का अध्ययन करना शुरू किया और उसी के चलते इन्होंने अपना नाम मानवेंद्र नाथ भट्टाचार्य से एमएन रॉय कर दिया। ठीक है, राजनीतिक जीवन के प्रथम चरण में रॉय एक कट्टर राष्ट्रवादी थे। कट्टर या उग्र राष्ट्रवादी, जिसको रेडिकल नेशनलिस्ट कहा जाता है। लाल पाल बाल इनके प्रमुख रहे हैं। तो ये क्रांति में विश्वास रखते थे, उग्र राष्ट्रवादी थे। युगांतर और अनुशीलन समिति जैसी क्रांतिकारी संस्था के साथ जुड़ने के कारण इन्हें हावड़ा षड्यंत्र व कानपुर षड्यंत्र जैसे केसों के लिए गिरफ्तार किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली पूछा गया है कि हावड़ा षड्यंत्र के साथ कौन जुड़ा है। ऑप्शन में आपको एमएन रॉय मिलेगा, जेपी नारायण मिलेगा, अरबिंदो घोष मिलेगा और ये तीनों इंटर रिलेटेड है जितने भी ये आंदोलन है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किस केस से कौन जुड़ा है। तो हावड़ा और कानपुर षड्यंत्र के साथ ये जुड़े हुए थे। ठीक है, उनका संबंध भारतीय साम्यवादियों की पहली पीढ़ी से था। एमएन रॉय के प्रयासों से ही मैक्सिको की साम्यवादी पार्टी 1920 में बनी थी और भारत की साम्यवादी पार्टी जो कि 1925 में बनी थी, ये इन्हीं के प्रयासों से बनी थी। रूस में बोल्शेविक क्रांति 1917 के बाद साम्यवाद को समझने के लिए वो रूस गए और लेनिन के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों को स्पष्ट करने की कोशिश की। अपने जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने एक नए सिद्धांत नव मानववाद, न्यू ह्यूमनिज्म का प्रतिपादन किया। न्यू ह्यूमनिज्म का प्रतिपादन किया। ये एक तरीके का सिद्धांत है, इसको आप उदारवाद का एक प्रकार बोल सकते हैं। इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनकी किताबें देख लेते हैं और अक्सर ये पूछी जाती है नेट के अंदर, या तो ये अरेंज करने को आएगी कालक्रम के अनुसार या फिर डायरेक्टली मैच करने के लिए आ जाएगी। साइंटिफिक पॉलिटिक्स एमएन रॉय की फेमस किताब है। साइंटिफिक पॉलिटिक्स के अंदर इन्होंने खुद को भौतिकवादी घोषित किया है। भौतिकवादी कौन होते हैं? जो साइंस में विश्वास रखते हैं, भगवान में जो विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने खुद को नैतिक भौतिकवादी कहा। या फिर नेचुरल, प्राकृतिक घटनाओं के साथ ये संबंध रखते हैं, प्रकृति से ये संबंध रखते हैं, प्रकृति के साथ इन्होंने साइंस को जोड़ा है। ठीक है, तो इन्हें आप कार्ल मार्क्स की तरह भौतिकवादी नहीं कह सकते। वो टोटल भौतिकवादी थे, वो नेचर को भी एज सच नहीं मानते थे। ठीक है, बियॉन्ड कम्युनिज्म इनकी बुक आई थी 1947 में और इसके अंदर इन्होंने विचार प्रस्तुत किए कि मैंने कम्युनिज्म को क्यों छोड़ा, कम्युनिज्म के अंदर क्या क्या कमियां हैं, वो विचार इसके अंदर इन्होंने दिए हैं। साइंस एंड सुपरस्टिशन में धर्म और विज्ञान के बारे में इन्होंने चर्चा की है। फासिज्म, अब देखिए फासिज्म जब इटली और नाजी के अंदर, आपका जर्मनी के अंदर जब फासिज्म फैला था, उस टाइम इन्होंने क्या है, उपनिवेशवादी ताकतों को मदद करने की कोशिश की थी।
क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि उपनिवेशवाद से खतरनाक फांसीवाद है, इसलिए जर्मनी और इटली को हराया जाना चाहिए। तो फासिज्म के ऊपर इनके विचार इसमें मिलेंगे आपको। आइडल ऑफ इंडियन वुमेनहुड, न्यू ओरिएंटेशन, मेटेरियलिज्म, ये सेम मेटेरियलिज्म और साइंटिफिक पॉलिटिक्स इंटरलिंक्ड ये किताबें हैं। पहले मेटेरियलिज्म आई, उसके बाद साइंटिफिक पॉलिटिक्स। हैसिस ऑफ द 20th सेंचुरी 1939 में आई। द हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम, इस्लाम के ऊपर भी इनके विचार है, ये 39 के अंदर पब्लिश हुई है। साइंस एंड फिलॉसफी इन्होंने 1947 में लिखी है। उसके अलावा इंडियाज मैसेज 1950, न्यू ह्यूमनिज्म अ मैनिफेस्टो, न्यू ह्यूमनिज्म अ मैनिफेस्टो, ये जो इनकी पुस्तक है इसके अंदर इन्होंने नव मानववाद को स्पष्ट किया है कि नव मानववाद से ये क्या समझते हैं। मैनिफेस्टो, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म का मैनिफेस्टो जारी किया था, उसी तरीके से इन्होंने न्यू ह्यूमनिज्म का मैनिफेस्टो जारी करने की कोशिश की थी। रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन 1952 में आई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। और एक बुक इनकी है इफ आई वर स्टालिन, ये अलग से एक बुक है। फ्रॉम सेवेजरी टू सिविलाइजेशन, मटेरियलिज्म, ये आई थिंक 2 बार आ गई है। रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन चाइना, न्यू ओरिएंटेशन, हिंदुइज्म, रिवाइवलिज्म and the Indian heritage, politics, power and parties, the future of Indian politics beyond communism, ये भी यहाँ पे रिपीट हो गई है। origin of radicalism in Congress, कांग्रेस के अंदर से किस तरीके से रेडिकलिज्म को पनपा, उसको इन्होंने यहाँ पे दिखाया। इंडियन ट्रांजिशन 1922, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। ये साम्यवादी या फिर कम्युनिस्ट अप्रोच के द्वारा इन्होंने इंडियन सिचुएशन को समझने की कोशिश की है इस बुक के अंदर। रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रिवोल्यूशन, ये सारी इनकी फेमस बुक्स है, ये आपको याद रखनी होगी। हालांकि बहुत सारी बुक्स आपको पहले ही याद होगी। तो अब इनके जीवन के बारे में अगर आप देखोगे, इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है ये 3 भागों में डिवाइड होता है। पॉलिटिकल करियर के अंदर सबसे पहले ये राष्ट्रवादी थे, उग्र राष्ट्रवादी थे। उसके अंदर इनका विचार क्या था? जीवन के आरंभिक चरण में रॉय उग्र राष्ट्रवादी थे। इस चरण में रॉय को यह विश्वास था कि कांग्रेस भारत को आजादी दिलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्टी सिद्ध हो सकती है। हालांकि ये उदार राष्ट्रवादियों की भी कड़ी आलोचना करते हैं। उदार राष्ट्रवादी जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो कि प्रार्थना करते थे, हाथ जोड़ते थे, सभाएं करते थे, तो इन्होंने उनको बोला कि आपके बस की बात नहीं है। इनकी इन्होंने कड़ी आलोचना की, ठीक है। लेकिन उग्र राष्ट्रवादियों में इनका पूर्ण विश्वास था, इसलिए अनुशीलन समिति से जुड़े थे। अब अनुशीलन समिति के बारे में एक बार आपने पढ़ लेना। ये ऐसी क्रांतिकारी संस्था थी जिसने उथल पुथल मचा दी थी अंग्रेजों के अंदर। रॉय ने वर्ष 1915 व 16 में सशस्त्र विद्रोह के द्वारा भारत को आजादी दिलाने की कोशिश की थी, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए थे। अब देखते हैं इनका दूसरा चरण जो है वो है मार्क्सवादी चरण। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए नेट में क्वेश्चन आ सकता है जेपी नारायण और एमएन रॉय से। जेपी नारायण के जीवन क्रम को लगाएं या फिर एमएन रॉय के जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आया उसको क्रम में लगाए, इस तरीके का आ सकता है। तो जेपी नारायण का आपने याद रखना, जेपी नारायण जीवन का पहला चरण है मार्क्सिस्ट या फिर क्रांतिकारी चरण है जेपी नारायण का। दूसरा है नेशनलिस्ट और तीसरा है सर्वोदय। ये जेपी नारायण का है, पहला मार्क्सिस्ट, दूसरा नेशनलिस्ट और तीसरा सर्वोदय। एमएन रॉय का इसका उल्टा है। हालांकि एमएन रॉय साम्यवाद के जनक है इंडिया में, मार्क्सवाद के जनक माने जाते हैं इंडिया में, लेकिन पहले चरण में रॉय मार्क्सवादी नहीं थे। पहले चरण में ये क्या थे? राष्ट्रवादी, ठीक है। दूसरे चरण में ये थे मार्क्सवादी और तीसरे चरण में ये बने न्यू ह्यूमनिज्म के समर्थक। तो ये आपने बिल्कुल इसको क्लियर कर लेना है। अब मार्क्सवादी चरण जो इनका शुरू होता है 1920 में, ठीक है। 1920 में उन्होंने खुद को एक सोशलिस्ट घोषित किया। इसके बाद रॉय कांग्रेस को उपनिवेशवादी ब्रिटेन के एजेंट के रूप में चित्रित करते थे। एमएन रॉय ने अपनी रचना इंडिया इन ट्रांजिशन, ठीक है,
इंडिया इन ट्रांजिशन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भारत की तत्कालीन स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया। रॉय ने तर्क दिया कि ब्रिटिश सरकार भारत में बढ़ते हुए जन आंदोलन से घबरा गई है, इसलिए क्रांति को रोकने के उद्देश्य से अंग्रेज भारत का बुर्जुआ वर्ग कौन था? बुर्जुआ वर्ग मीन्स जिसमें या तो रिच आदमी होंगे या वकील होंगे, तो इन्होंने कांग्रेस को बुर्जुआ वर्ग माना था। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़े से संख्या में लोग हैं और सारे रिच हैं। ठीक है, क्रांति को रोकने के उद्देश्य से अंग्रेज भारत में बुर्जुआ वर्ग यानी कांग्रेस को कुछ रियायतें प्रशासन तथा सरकार में योगदान देकर उसका समर्थन प्राप्त करना चाहती है, और 1919 का एक्ट इसका विशिष्ट उदाहरण था। कैसे? अब देखो, एमएन रॉय को समझ आ गया था कि इसमें जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे बुर्जुआ है, वकील है, या फिर बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे हैं, उद्योगपति है, यही लोग हैं। तो ये कभी भी मजदूरों के बारे में नहीं सोचेंगे, उनको ऐसा लगता था। और क्योंकि अब क्रांति भड़क रही थी, उग्र राष्ट्रवाद बहुत प्रबल था, तो बहुत सारी क्रांतियां, बहुत सारे षड्यंत्र अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे थे, तो अंग्रेज उससे घबरा गए थे। सॉरी। तो सीधी सी बात यह है कि अंग्रेज घबरा गए थे कि कहीं क्रांति ना हो जाए हमारे खिलाफ, इसलिए उन्होंने 1919 जैसा एक्ट लाया जिसके अंदर कुछ प्रतिनिधित्व उन्होंने भारतीयों को दिया। हालांकि पूर्ण स्वराज देने के लिए कभी भी वो तैयार नहीं हुए थे। इसलिए रॉय का मत था कि कांग्रेस को ये यूज कर रही है ब्रिटिश सरकार अपना काम चलाने के लिए। ठीक है, और दूसरी बात इन्होंने क्या बोली कि एक तो बाहर से शोषण हो रहा है, इंडिया का बाहर से शोषण हो रहा है, दूसरा क्या है, इंडिया के अंदर भी शोषण हो रहा है, वो इंडियन पूंजीपति कर रहे हैं। बाहर से शोषण कैसे हो रहा है? क्योंकि उपनिवेशवादी सरकार है तो वो भारत के संसाधनों को लूट रही है, लेकिन इंडिया के अंदर जो पूंजीवादी है, जैसे जागीरदारी प्रथा है, जागीरदारी प्रथा के अंदर क्या हो रहा था? जागीरदारी प्रथा के अंदर जागीरदार अपने ही लोगों का खून चूस रहे थे, और ये एक प्रकार का कृषि आधारित पूंजीवाद भारत में पनप रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था, जो लोकल लोग थे, जो गरीब लोग थे, मजदूर लोग थे, उनका दोहरा शोषण हो रहा था। इससे भी एमएन रॉय अवगत थे और इसके ऊपर इन्होंने मार्क्सवादी दौर में चिंतन किया। ठीक है, रॉय का मानना था कि भारत अंग्रेजों की वजह से अपना मशीनी विकास नहीं कर पाया है, क्योंकि अंग्रेजों ने ब्रिटेन से उत्पादित माल को भारत में बेचकर खूब लाभ कमाया है और भारत के उद्योगों का विकास नहीं होने दिया है, जिससे भारत की औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बहुत धक्का लगा। भारत में धीरे धीरे पूंजीवाद के विकास के परिणाम स्वरूप वर्ग संघर्ष को बल मिला है, और संघर्ष राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संघर्ष के साथ साथ चल रहा है, जिसमें भारत में क्रांति की ऊर्जा दो भागों, आंतरिक और बाह्य शक्तियों से लड़ने में क्षीण हो रही है। राय ने यह मत व्यक्त किया कि भारत का भविष्य बड़े बड़े उद्योगों के भविष्य पर निर्भर है। औद्योगिक उन्नति से कामगार वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, अतः भारत को स्वतंत्र कराने का दायित्व मजदूर और किसान वर्ग मिलकर संभालेंगे, जो वर्ग संघर्ष के प्रति सजग हो जाने के कारण संगठित हो जाएंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राय ने अपने फांसीवादी दृष्टिकोण के कारण ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया। इसके बाद उनका झुकाव मार्क्सवाद से हटकर एक तरह के उदारवाद की ओर हो गया, जिसे उन्होंने नव मानववाद कहा। अब देखो, इनका मार्क्सवाद से मोह भंग क्यों हुआ? मार्क्सवाद से मोह भंग होने का कारण था लेनिन के साथ इनका विवाद, और लेनिन के बाद स्टालिन के साथ इनका विवाद। वो आपको समझना होगा। लेनिन के साथ इनका विवाद मुख्य रूप से किस बात के ऊपर था? लेनिन के साथ विवाद इनका था, लेनिन कह रहे थे क्योंकि साम्यवादी भारत के अंदर बहुत कम है, इसलिए साम्यवादी कभी भी क्रांति नहीं कर पाएंगे भारत के अंदर। इसलिए साम्यवादियों को क्या करना पड़ेगा? साम्यवादियों को कांग्रेस को अपने साथ मिलाकर क्रांति करनी होगी। लेकिन एमएन रॉय बिल्कुल कट्टर थे, क्लियर थे इस बात को लेके कि कांग्रेस एक बुर्जुआ संगठन है और वो कभी भी मजदूरों का साथ नहीं देगी, और इसी बात को लेकर लेनिन और रॉय के बीच मतभेद थे। स्टालिन के साथ भी इनका मतभेद इसी बात को लेकर हुआ, साम्राज्यवाद की नीति को लेकर स्टालिन के साथ इनका मतभेद हुआ। हालांकि 1926-27 के बीच ये
चाइना में गए थे क्रांति का नेतृत्व करने की, वहाँ पे क्रांति की क्या सिचुएशन है, लेकिन उसके बाद इनका मोह भंग हो गया और सेकंड इंटरनेशनल जो हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी की सोवियत यूएसएसआर में, तो उसमें इनको निकाल दिया गया था मार्क्सवाद से बाहर। तो अब देखते हैं इनकी जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है नव मानववाद का कॉन्सेप्ट, नव मानववाद की संकल्पना। रॉय ने अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में नव मानववाद की संकल्पना प्रस्तुत की। इसके नव मानववाद के सिद्धांत, अब देखिए इनके जो नव मानववाद के सिद्धांत है, ये न्यू ह्यूमनिज्म अ मैनिफेस्टो 1947, रीजन रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम एंड साइंटिफिक पॉलिटिक्स के माध्यम से जाने जा सकते हैं। तो इसके अंदर इन्होंने अपने विचार दिए हैं न्यू ह्यूमनिज्म के बारे में। रॉय के नव मानववाद को उग्र मानववाद या आमूल परिवर्तनवादी मानववाद तथा वैज्ञानिक मानववाद भी कहा जाता है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से किसको नव मानववाद का उदाहरण नहीं माना जा सकता है या किसे नहीं कहा जाता है। तो कई तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नव मानववाद का सिद्धांत मानवीय स्वतंत्रता तथा गरिमा को केंद्र में रखता है। इसका पूर्ण उद्देश्य व्यक्ति के कल्याण के इर्द गिर्द ही घूमता है, यानी व्यक्ति का कल्याण, व्यक्ति का वेलफेयर, व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता, व्यक्ति का एक तो बाह्य विकास और दूसरा आंतरिक या आत्मिक विकास, उसको मोक्ष भी प्राप्त होना चाहिए, उसको सोसाइटी के अंदर हर प्रकार की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, व्यक्ति पहला होना चाहिए राष्ट्र सॉरी यानी व्यक्ति पहला होना चाहिए, राष्ट्र या राज्य दूसरा होना चाहिए एम.एन. रॉय के अनुसार। ठीक है, तो राय ने तर्क दिया कि आधुनिक युग में विज्ञान की उन्नति ने मनुष्य को अंधविश्वासों और भूत प्रेतों के भय से मुक्त कर दिया है। इसने यह सिद्ध कर दिया है कि सृष्टि की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जिसे मनुष्य अपने ज्ञान और सूझबूझ के बल पे वश में नहीं कर सकता है। अतः मनुष्य अपना भाग्य विधाता स्वयं है और विज्ञान की मदद से मनुष्य उन्नत जीवन प्राप्त कर सकता है। अतः नव मानववाद स्वतंत्रता के प्रयोग की अनंत संभावनाओं में आस्था रखते हुए उसे किसी ऐसी विचारधारा के साथ नहीं बांधना चाहता जो किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य की सिद्धि को ही उसके जीवन का ध्येय मानती हो। आधुनिक सभ्यता जिस व्यापक नैतिक और सांस्कृतिक संकट से गुजर रही है, उसके निवारण के लिए मानववादी मूल्यों का पुनरुत्थान जरूरी है। आज के युग की मूल समस्या सर्वाधिकारवाद से मानव स्वतंत्रता की रक्षा करना है। रॉय ने भौतिकतावाद के साथ साथ मानव विकास के सिद्धांतों में विश्वास रखते हुए यह तर्क दिया कि स्वयं मनुष्य का अस्तित्व भौतिक सृष्टि के विकास का परिणाम है। यहाँ तक आप इसको क्लियरली समझ लीजिए। नव मानवतावाद के अंदर इन्होंने क्या किया, एक तो व्यक्ति को केंद्र बना लिया कि व्यक्ति का वेलफेयर ही सब कुछ है, व्यक्ति का कल्याण अगर होगा तो राज्य का कल्याण होगा, नेशन का कल्याण होगा। दूसरी चीज इन्होंने मानवता के अंदर क्या किया, नव मानवतावाद के अंदर इन्होंने जितनी भी रूढ़ियाँ थी, बहुत सी रूढ़ियाँ धर्म में फैली हुई थी, वो इनका इस्लाम के ऊपर भी इन्होंने स्टडी की है, हिंदू संस्कृति के ऊपर तो इन्होंने स्टडी की है। इनके अंदर जो बुराइयां फैली थी उनको खत्म करने की इन्होंने कोशिश की। इन्होंने बोला जो धर्म है, धर्म व्यक्ति की स्वतंत्रता का नाश कर देता है। ठीक है, अब अभी तक देखो भगवान को तो किसी ने नहीं खोजा है। जो आपके धार्मिक ग्रंथ है वो उस काल में लिखे गए हैं जिसको इन्होंने अंधकार युग कहा, कि लोगों को ना तो किसी चीज़ की समझ थी, अच्छे बुरे की समझ थी, किसी भी चीज़ की उनको समझ नहीं थी। लेकिन आध्यात्मवाद का जो बोलते कि आध्यात्मिक शक्ति पुराणों के अंदर थी, हमारे जो पूर्वज थे उसको भी इन्होंने चैलेंज किया। बहुत से इस्लाम के अंदर भी कुछ ऐसी रूढ़ियाँ थी जिसको इन्होंने चैलेंज किया और उसको सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये धर्म ऐसे थे कि ये समाज के ऊपर लागू होते थे जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का नाश हो जाता था। व्यक्ति स्वतंत्र नहीं था, वो धर्म के खिलाफ नहीं जा सकता था, धर्म के खिलाफ वो कुछ नहीं बोल सकता था। तो इसका इन्होंने पुरजोर विरोध किया था और इन्होंने बोला कि व्यक्ति अपने बुद्धि के दम पर
हर पहेली को सुलझा सकता है और सुलझा रहा है। इसलिए सभी व्यक्तियों को क्या है, तार्किक सोच को अपनाना चाहिए और रूढ़ियों के बंधनों से इंसान को मुक्त होना चाहिए, तभी वास्तविक रूप से वो स्वतंत्र हो पाएगा। भौतिक सृष्टि अपने आप में निश्चित नियमों से बंधी है, इसलिए उसमें सुसंगति पाई जाती है। मनुष्य के अस्तित्व में यह सुसंगति तर्क शक्ति या विवेक के रूप में सार्थक होती है। दूसरे शब्दों में मनुष्य का विवेक भौतिक जगत में व्याप्त सुसंगति ही प्रतिध्वनि है। यह मनुष्य के जीव विज्ञान विकास की परिणति है। अपने विवेक से प्रेरित होकर मनुष्य जिन सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं, उनमें भी ऐसी सुसंगति लाने का प्रयत्न करते हैं जो नैतिक रूप से व्यक्त होती है। समाज का निर्माण व्यक्तियों के नियमित संबंधों और कुछ नैतिक नियमों और रूढ़ियों के आधार पर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बोला, समाज का निर्माण व्यक्तियों के नियमित संबंधों और कुछ नैतिक नियमों या रूढ़ियों पर आधारित होती है। व्यक्ति का जीवन केवल तर्कसम्मत आत्म अभिव्यक्ति है। व्यक्ति का प्रारंभ और अंत स्वतंत्रता है। तो ये कोटेशन शायद पहले ये सेट के अंदर पूछी गई थी कि ये कोटेशन किसकी है। व्यक्ति का प्रारंभ और अंत स्वतंत्रता है। आदि और अंत भी इसको बोल सकते हैं आप। व्यक्ति का आदि और अंत स्वतंत्रता है। सामाजिक संबंध इसके साधन मात्र है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आपको दिखेगा कि जो समाज का निर्माण होता है व्यक्तियों के संबंधों से होता है, नैतिक नियमों से होता है। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहे हैं जो ये सामाजिक संबंध होते हैं ये स्वतंत्रता का मात्र साधन होता है, कि सामाजिक संबंध ऐसे होने चाहिए जो व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दे। यानी ऐसे नहीं होने चाहिए कि धर्म के द्वारा उसकी स्वतंत्रता को ही रोक दिया जाए। व्यक्ति आत्मसिद्धि के लिए ही समाज को अपनाता है। गांधी जैसे आदर्शवादी नैतिकता को वैज्ञानिक बुद्धि से ऊंचा मानते थे और समाज को व्यक्ति से ऊंचा स्थान देते थे। राय ने इस दृष्टिकोण का खंडन करते हुए यह तर्क दिया कि मनुष्य ही अपनी तर्क बुद्धि से समाज और नैतिकता के स्वरूप को निर्धारित करता है, अतः उसका स्थान सबसे पहले और सबसे ऊंचा होना चाहिए। मनुष्य स्वयं अपने जीवन और जगत का निर्माता है। कोई सामाजिक दायित्व या नैतिक सिद्धांत मनुष्य की स्वतंत्रता में कटौती नहीं कर सकता है। राय का नव मानववाद मनुष्य को संपूर्ण सृष्टि का मानदंड स्वीकार करता है। तो आपको नव मानववाद आई थिंक समझ आ गया होगा। राय के अनुसार मनुष्य का बौद्धिक पुनर्जागरण राजनीतिक और सामाजिक पुनर्निर्माण की जरूरी शर्त है। स्वतंत्रता की क्षमता स्वयं मनुष्य में निहित होती है। यानी अपनी स्वतंत्रता को मनुष्य क्या है, खुद बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। अगर मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और धार्मिक कर्म कांडों रूढ़िवाद से अगर वो बचकर चलता है तो मनुष्य ऑटोमेटिकली स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है। यदि मनुष्य अपनी सृजनात्मक शक्तियों के प्रति सजग हो जाए तो वह परंपरागत धार्मिक सत्ता और अलौकिकवाद के बंधनों को काटकर आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। स्वतंत्र मनुष्य ही स्वतंत्र समाज का निर्माण करता है। राय ने तर्क दिया कि राजनीतिक चिंतन की प्रत्येक प्रचलित परंपरा, चाहे वो उदारवादी हो, रूढ़िवादी हो या समाजवादी हो, कम्युनिस्ट हो या फासिस्ट हो, मनुष्य के अस्तित्व को जनपूंज में विलीन कर देता है। यानी ये जितनी भी विचारधाराएं हैं इन्होंने उदारवादी को भी इसमें ले लिया है। हालांकि उदारवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेके आया था, लेकिन उदारवाद जो आज का उदारवाद है वो कल्याणकारी राज्य की बात करता है। तो इसको भी इन्होंने इसमें ले लिया है कि जितनी भी विचारधाराएं हैं सारी की सारी क्या है, मनुष्य को जनपुंज में विलीन कर देती है। यानी मास, आप बोल सकते हैं बहुत लोगों का क्या है, मास सोसाइटी है। मास सोसाइटी का या फिर आप जन समुदाय का विकास ही व्यक्ति का विकास है, ये माना जाता है। इसी का मतलब है जनपुंज में विलीन होना। अगर मास जनपुंज को वो फैसिलिटी अच्छी लग रही है तो एक व्यक्ति को भी वो अच्छी लगनी चाहिए। यानी एक व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे मास, यहाँ पे आपका जन समुदाय महत्वपूर्ण है। जितनी भी विचारधाराएं हैं सारी की सारी क्या है, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट करती है एम एन रॉय के अनुसार।
इस तरह वह किसी विशेष राजनीतिक प्रणाली के वर्चस्व को स्थापित करके मनुष्य को नगण्य बना देती है। नव मानववाद ऐसी प्रत्येक परंपरा का खंडन करता है। यह राष्ट्रवाद की जगह विश्व भ्रातृत्व, अब देखो नेशनलिज्म को भी चपेट में ले लिया इन्होंने बोला क्योंकि राष्ट्रवाद के अंदर राष्ट्र सबसे ऊपर है, भले ही वो राष्ट्र हिंदू राष्ट्रवाद हो, मुस्लिम राष्ट्रवाद हो, क्योंकि राष्ट्रवाद का मतलब तो आपकी भावनाओं से है, आप किस तरीके से उसके साथ जुड़े हैं। तो इन्होंने राष्ट्रवाद की जगह अंतरराष्ट्रीय या फिर विश्व भ्रातृत्व की बात की। राष्ट्रवाद अगर इंडिया में है, राष्ट्रवाद अगर इंग्लैंड में है, तो इंग्लैंड का राष्ट्रवाद हमेशा हावी होना चाहेगा इंडिया के ऊपर, इंडिया का राष्ट्रवाद अपने पड़ोसी देशों के ऊपर। और जब भी राष्ट्रवाद हावी हुआ है तब युद्ध हुए हैं, एमएन रॉय ने यह साबित किया है। ठीक है, फांसीवाद का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, फांसीवाद भी एक राष्ट्रवादी आंदोलन था। नाजीवाद आप देख सकते हैं, नाजीवाद भी एक राष्ट्रीय आंदोलन था। तो जब जब फांसीवाद राष्ट्रवाद हावी हुआ तो आप देख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो इन्होंने क्या किया, राष्ट्रवाद की जगह विश्व भ्रातृत्व को मान्यता दी, जिसमें मनुष्य सहज स्वाभाविक सहयोग और साहचर्य की भावना से प्रेरित होंगे। नव मानववाद के आर्थिक नियतिवाद का इन्होंने खंडन किया है। अब देखिए नव मानववाद ने क्या है, मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद का खंडन किया है। मार्क्स का आर्थिक नियतिवाद क्या है, मार्क्स का आर्थिक नियतिवाद था कि इकोनॉमी ही सब कुछ है, इकोनॉमिक रिलेशन अगर चेंज होते हैं तो सोशल रिलेशंस भी चेंज हो जाएंगे, आपकी अर्थव्यवस्था अगर चेंज हो गई तो शोषण के प्रकार भी चेंज हो जाएंगे। यानी आर्थिक नियतिवाद का इन्होंने खंडन किया है और इन्होंने बोला कि आर्थिक नियतिवाद ही सब कुछ नहीं है, इकोनॉमी ही सब कुछ नहीं है, उसमें मानव इच्छा, ठीक है, और मानव इच्छा को इन्होंने सामाजिक विकास की प्रेरक शक्ति माना है कि आर्थिक विकास, आर्थिक परिस्थितियों के कारण सामाजिक विकास नहीं होता है कि जैसे सबसे पहले आपका आप देख सकते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, वहाँ से फिर आगे दास युग आता है, दास युग से जागीरदारी प्रथा इस तरीके का आता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मानव इच्छा को ही इन्होंने सामाजिक विकास का प्रेरक माना है। इनके अनुसार क्रांति का ध्येय समाज का आर्थिक पुनर्गठन मात्र नहीं बल्कि उसे स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के जगत का निर्माण करना चाहिए। रॉय ने अपने नव मानववाद की संकल्पना में गांधीवाद, मार्क्सवाद और लोकतंत्र की समीक्षा प्रस्तुत की है और इनको क्रिटिसाइज भी किया है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं मार्क्सवाद और रॉय के विचारों में अंतर, जो कि अक्सर पूछा जाता है। तो रॉय ने तर्क दिया कि मार्क्सवाद केवल आर्थिक प्रेरक और आर्थिक हितों के संघर्ष को मानव इतिहास की प्रेरक शक्ति मानता है। यह दृष्टिकोण उपयुक्त नहीं है। वस्तुतः मानव जीवन परस्पर सहयोग का प्रयास है और सुसंगति या सामंजस्य की तलाश उसकी प्रेरणा शक्ति है। इस तरह उन्होंने आर्थिक नियतिवाद का खंडन किया है कि आर्थिक गतिविधियां ही सब कुछ नहीं है सोशल डेवलपमेंट के लिए। मार्क्सवाद मनुष्य की गरिमा को उचित मान्यता नहीं देता, इसलिए वह मूल नैतिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया। जब सारी मानवता सर्वाधिकार के जाल में फंसती जा रही थी तब मार्क्सवाद पूंजी बनाम श्रम के विवाद में उलझा रहा। अतः मानव मुक्ति के जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन्मा था उससे वो विफल हो गया था। ठीक है, तो इन्होंने आपने मार्क्सवाद को अगर पढ़ा होगा तो ह्यूमन डिग्निटी की इन्होंने कहीं पे भी बात नहीं की है। इन्होंने क्या है, सोसाइटी को बेसिकली दो भागों में डिवाइड कर दिया था, एक वो जो शोषण कर रहे हैं, दूसरे वो जो शोषित है। इन्होंने उन लोगों को इग्नोर कर दिया, रॉबर्ट ओवन जैसे लोगों को इन्होंने इग्नोर कर दिया था। रॉबर्ट ओवन जो एक खुद पूंजीवादी था, उन्होंने किस तरीके से श्रमिकों के लिए काम किए, उनके जीवन स्तर में सुधार करने की कोशिश की, तो मार्क्सवाद ने इसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया था, जिसका क्रिटिसाइज एमएन रॉय ने किया था। रॉय अतिरिक्त मूल्य को समाज के विकास के लिए जरूरी मानते थे, जबकि मार्क्स इसे शोषण का यंत्र मानते थे। रॉय का मत था अगर अतिरिक्त मूल्य किसी वस्तु में नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति श्रम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पूंजीपति है, वो एक चीज़ 10 रुपए में बनाता है, अगर वो 12 रुपए में उसको नहीं बेचता है, 15 रुपए में उसको नहीं बेचता है, तो
उसको बिल्कुल भी लाभ नहीं होगा, और अतिरिक्त मूल्य अगर वहाँ पे नहीं होगा तो मोटिवेट पूंजीपति कभी नहीं हो पाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, पूंजीपति हो या श्रमिक हो, वो कभी मोटिवेट नहीं होंगे और उससे कभी भी आपका आर्थिक विकास नहीं होगा। तो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो समाज के लिए इंपॉर्टेंट है रॉय के अनुसार। लेनिन व रॉय के मध्य विवाद का मुख्य कारण यही था कि लेनिन कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ सांठगांठ करके क्रांति की जाए, लेकिन रॉय उसके बिल्कुल विपरीत बात कर रहे थे। उनका मानना था कि कांग्रेस एक बुर्जुआ संगठन है। रॉय ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का विरोध किया। अब देखो, इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद का विरोध करते हुए कहा कि ऐतिहासिक विकास अर्थशास्त्र पर ही नहीं बल्कि विभिन्न कारकों पर निर्भर है। मार्क्स ने क्या किया था? मार्क्स ने इतिहास का भौतिकवादी व्याख्या की थी। उन्होंने क्या बोला था? जैसे जैसे इकोनॉमी में चेंज होता रहा वैसे वैसे सोसाइटी में डेवलपमेंट होती रही। प्रिमिटिव कम्युनिज्म था जिसमें सभी लोग इक्वल थे। उसके बाद दास प्रथा आती है। दास प्रथा में क्या है? शोषण होता है दासों का। उसके बाद आती है आपकी फ्यूडल एज, फ्यूडल शोषण करते थे कृषकों का। उसके बाद धीरे धीरे पूंजीवाद का आगमन हुआ। तो पूरा का पूरा अगर इनका आप इंटरप्रिटेशन देखोगे कार्ल मार्क्स का, तो ये भौतिकवाद के ऊपर आधारित है, मटेरियलिज्म के ऊपर आधारित है, इकोनॉमी के ऊपर आधारित है। लेकिन रॉय इससे सहमत नहीं थे। इन्होंने बोला सामाजिक विकास तो धर्म के आधार पे भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप इंडिया का सिस्टम देखोगे तो पूरा का पूरा धर्म के ऊपर आधारित था। बहुत से मुस्लिम कंट्रीज है उनका विकास धर्म के आधार पर हुआ है। कल्चरल डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, सामाजिक डेवलपमेंट हुई है। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि केवल आर्थिक आधार है इसका? रॉय द्वंद्ववाद से तो सहमत थे, लेकिन मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से नहीं, हीगल के वैचारिक द्वंद्ववाद से ये समर्थन ये इनका करते थे। अब देखो, मार्क्स का द्वंद्ववाद क्या था? भौतिकवादी। भौतिकवादी यानी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में ही द्वंद्ववाद होता है, ठीक है। आपका इकोनॉमी में ही द्वंद्ववाद होता है। एक प्रोडक्ट की वजह से दूसरा प्रोडक्ट आता है, दूसरे प्रोडक्ट में जब द्वंद्व चलता है तो तीसरा प्रोडक्ट आता है। इस तरीके से विकास होता रहता है। लेकिन रॉय ने इस मत को बिल्कुल नकार दिया और हीगल की तरह इन्होंने बोला कि आइडिया सुप्रीम है। पहले एक आइडिया आता है कि इस चीज़ में डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो हीगल का कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे अपनाया। रॉय ने यह भी साबित किया कि मध्यम वर्ग समाप्त नहीं होगा, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने बोला था जब एक विकसित पूंजीवादी देश में शोषण बढ़ेगा तो क्या है, सोसाइटी मेनली दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। जब वहां पे शोषण बढ़ेगा तो क्लास कॉन्शियसनेस आनी शुरू हो जाएगी सोसाइटी के अंदर। पूंजीवादी में भी क्लास कॉन्शियसनेस आएगी और मजदूर वर्ग में भी क्लास कॉन्शियसनेस आएगी, और समाज क्या है, बहुत ही दृढ़ रूप से दो भागों में डिवाइड हो जाएगा और उनके बीच क्रांति होगी। लेकिन रॉय ने यह साबित किया अपने थीसिस के अंदर कि ऐसा नहीं होने वाला है। आप इंग्लैंड का एग्जाम्पल देख लो, आप बहुत से यूरोपियन कंट्री है जहाँ पे क्रांति नहीं हुई है, वहाँ पे मध्यम वर्ग ही सशक्त हो रहा है, हालांकि वो खत्म नहीं हो रहा है। अब रॉय और गांधी में भी कुछ अंतर थे। रॉय और गांधीवाद में अंतर आप कांग्रेस के साथ इनका मतभेद देख सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व गांधी कर रहे थे। तो रॉय और गांधी के मतभेद इस प्रकार है। एम.एन. रॉय महात्मा गांधी के व्यक्तिगत गुणों और नेतृत्व की क्षमता के प्रशंसक थे, परंतु उन्हें गांधीवादी मान्यताएं सही नहीं लगी। उन्होंने तर्क दिया कि गांधीवाद भारत में पुराने आध्यात्मवाद के पुनर्वास का प्रयत्न है, जबकि देश उससे आगे बढ़ चुका है। यह देश को पीछे की ओर ले जाने का प्रयास है। गांधी को जनसाधारण के सांस्कृतिक पिछड़ेपन के कारण ही सम्मान मिला है, ठीक है। इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया, क्योंकि गांधी क्या है, वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। जाति प्रथा क्योंकि वर्ण व्यवस्था की वजह से थी, इसलिए क्या है, जो सोसाइटी का बुर्जुआ तबका था, जो मनुवादी सोच के लोग थे, वो गांधी को बापू मानते थे या फिर गांधी को बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे एम.एन. रॉय के अनुसार, ठीक है। गांधी जी के नेतृत्व ने अनजाने में जनसाधारण की तर्कसम्मत क्रांति की आग को ठंडा करने की भूमिका निभाई। इसी के परिणाम स्वरूप भारत में एकाधिकार पूंजीवाद का पंजा फैलता जा रहा है। अब गांधी जी ने
अनजाने में क्रांति की आग को कैसे ठंडा किया। आप एग्जाम्पल देख सकते हो भगत सिंह का। भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी उस टाइम गांधी जी ने कुछ नहीं कहा। चौरा चौरी में जब एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इस तरीके की बहुत सी क्रांतिकारी घटनाएं थी जो कि क्रांति में तब्दील हो सकती थी। एक मास क्रांति में जो तब्दील हो सकती थी गांधी के नेतृत्व से, वो क्या है, उस आग को क्या है, ठंडक मिली और वो क्रांति कहीं ना कहीं दब गई, जिसके विरोध में एम एन रॉय ने ये बात कही है। गांधी क्योंकि वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के पक्षधर थे, इसलिए रॉय ने गांधी और कांग्रेस को बुर्जुआ वर्ग का एजेंट कहा। तो आपको पता है भारत में बुर्जुआ वर्ग कौन है। बुर्जुआ वर्ग उस टाइम आप बोल सकते हैं ब्राह्मणवादी सोच या फिर मनुवादी सोच के लोग उस टाइम के बुर्जुआ रहे थे, जिन्हें धार्मिक बुर्जुआ कहा जाता है। तो उनका एजेंट इन्होंने गांधी और कांग्रेस को कहा था। गांधी क्योंकि नैतिकता यानी धर्म के बिना राजनीति के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए रॉय ने यह विचार व्यक्त किया, आज का धर्म मनुष्य को अपने हिसाब से नहीं, रूढ़िवादी ग्रंथों के हिसाब से जीवन जीने के लिए विवश करता है, इसलिए इसमें मनुष्य की स्वतंत्रता संभव नहीं है। राज्य धर्मनिरपेक्ष रॉय धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक थे, यानी राज्य का कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए। राज्य को मैकियावेली और कौटिल्य के भांति ये धर्म से अलग करना चाहते थे। ठीक है। रॉय का विचार था कि आधुनिक लोकतंत्र भी मनुष्य की स्वतंत्रता का साधन नहीं रह गया है। लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता को राष्ट्र राज्य के क्षेत्रीय विस्तार तक सीमित कर देता है, जिसमें उसका अस्तित्व विलीन हो जाता है। व्यक्ति को राष्ट्र के नाम पर बलिदान कर दिया जाता है। जो व्यक्ति राष्ट्र की खामियों को सामने लाने का प्रयास करता है उसे राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मनुष्य की सृजनात्मकता का लोप हो जाता है। यह सभी प्रकार के लोकतंत्रों की कमी है, चाहे वो एक दलीय प्रणाली प्रचलित हो या बहुदलीय प्रणाली हो। इस तरह यह स्पष्ट है कि रॉय एक विशुद्ध नैतिक भौतिकवादी विचारक हैं, जो वैज्ञानिक सोच व राजनीति के माध्यम से रूढ़िवाद, कट्टरवाद और आधिपत्यवाद को समाप्त करके राष्ट्रवाद के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीयवाद से मानवीय एकता स्थापित करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थे एम.एन. रॉय के कुछ विचार। इनसे रिलेटेड जो फैक्ट है वो मैंने वन लाइनर के अंदर कवर कर लिए हैं। इसके अलावा जो कुछ भी फैक्ट बचते हैं सारे के सारे फैक्ट वन लाइनर के अंदर कवर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।